हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके हमने फीचर्स देखे थे, वो क्यों आया था, ये रीज़न देखा था हमने, और उसके अंदर क्या डिफेक्ट थे वो देखे थे हमने। उसी डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमारा अब नया एक्ट आता है, वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आइए करते हैं स्टार्ट। Amending Act of 1781. In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as Act of Settlement. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से डिफेक्ट रह गए थे हमारे जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसी डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो कमी रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उन कमी को दूर करने के लिए एक्ट आया था, ये कौन सा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको और क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इस ये जो एक्ट आया है इसके फीचर्स हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, it exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. देखिए, हम आज क्या देखते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है ना कि जब वो अपना ऑफिशियल वर्क करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, तो उनके ऊपर कोर्ट में कोई भी, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, किसी भी कोर्ट में नहीं होगी, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी उनके ऊपर, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे उस टाइम के ऊपर। तो ऐसे ही जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वो अपने ऑफिशियल वर्क, कोई भी जब वो ऑफिस का काम करेंगे, उनके जो डिसीजन है वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो उनके क्वेश्चन के, उनके जो डिसीजन है उनके ऊपर कोई भी कोर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया था। ऐसे ही गवर्नर जनरल के ऊपर लगा दिया गया ये, जब वो अपना प्राइवेट काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब वो अपना ऑफिस का काम करेंगे तब क्या होगा, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और जो ऐसे ही गवर्नर जनरल के जो मेंबर्स हैं, जो उनकी काउंसिल थी, ऐसे ही ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। देखिए, it exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. जो गवर्नर जनरल, यही मैंने आपको बताया है कि जब वो अपना ऑफिस का काम करेंगे तब उनके अंदर कोई भी न्याय लागू नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के उनको क्या करेगा, उनके जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, ना उनसे पूछेगा कि आपने ये क्यों किया है। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं ये उनके ऊपर भी लागू होता है। सेकेंड वन, it excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court. जो मैटर किससे, टैक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है, टैक्स से रिलेट करते हैं, और टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, वो जो मैटर है टैक्स रिलेटेड, वो क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है वो उससे बाहर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कुछ भी बोल नहीं सकता अगर किसका मैटर हो, टैक्स का हो या टैक्स के कलेक्शन का हो। Third one, it provided that Supreme Court was to have jurisdiction all over the inhabitants of the Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants. The Hindu were tried according to the Hindu law and the Muslim were tried according to Mohammedan law. देखिए, ये कहता है जो कैलकटा के जो लोग हैं उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 के अंदर, तो वो पूरा एप्लीकेबल होगा, वो हर एक लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, उनके लॉज जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, ठीक है। जो हिंदू के लोग हैं उनके ऊपर कौन से डिसीजन लगेंगे, हिंदू लॉ के लगेंगे। जो मुस्लिम वाले जो है उनके ऊपर ये मोहम्मदियन लॉ लगेगा। फोर्थ वन, it laid down that the appeals from the provincial court could be taken to the governor general in the council and not to the supreme court. देखिए, अब हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे प्रोविंशियल कोर्ट है,
जो प्रोविंशियल कोर्ट है इनके डिसीजन अगर ये नहीं ले पाते हैं तो कहाँ पर जाता है ये, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये हायरार्की बनी हुई है ना हमारे जो कोर्ट वाला सिस्टम है, जुडिशरी का जो सिस्टम है। जैसे कि पहले एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस सॉल्व नहीं होता है, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो आगे हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये हायरार्की है ना जो हम आज देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, वो कहाँ पे गया, गवर्नर जनरल काउंसिल ने वो अपने हाथ में लिया। देखिए यही लिखा हुआ है, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नोट टू द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। फिफ्थ वन, इट empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम द regulations फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड द काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट के कोई भी आपको रेगुलेशंस या लॉज बनाने हैं तो उनके लिए वो लॉज कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। ये हो गया आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सॉरी, पिट्स नाम क्यों रखा गया है इसका, विलियम पिट्स उस टाइम पे वहां के कौन थे, पीएम थे। देखिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द फीचर्स द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलोज, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी है, उसके दो फंक्शन हो गए वहां पे उस टाइम पे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे, कौन से, एक तो कमर्शियल हो गए और कौन से हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, जो कमर्शियल फंक्शन है वो कौन से होंगे, जब उनको क्या करना होगा, ट्रेड करना होगा, जो वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन जब वो क्या करेगी, रूल करेगी इंडिया में। ठीक है, देखिए इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर दिया उन्होंने कि जो कंपनी है उसके कौन से फंक्शन अलग कर दिए, इन्होंने सेपरेट कर दिया कि कमर्शियल फंक्शन उनके क्या होंगे, अलग होंगे, और पॉलिटिकल फंक्शन क्या होंगे, उनके अलग होंगे। ठीक है, फिर आगे सेकंड वन देखिए, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, दस इट एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। आपका ये एमसीक्यू आएगा कि डबल गवर्नमेंट जो है वो कौन से एक्ट के उससे आई थी, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए इसे क्या कहते हैं, पहले हमने क्या देखा था, एक क्या बना हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जैसे मैंने आपको 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट बताया था। उसके अंदर क्या था, आपकी जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे, ये कंपनी के ऊपर नजर रख रहे थे ना, रेगुलेट कर रहे थे, और वो आंसरेबल थे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ऐसे ही देखिए क्या बोलता है ये, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करेगी कमर्शियल अफेयर्स। जब वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम करेगी तब उनको चेक कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चेक करेगा। और जब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में काम करेगी, मतलब जैसे लॉ बनाना या फिर उनको इम्प्लीमेंट करना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से देखेगी, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल गवर्नमेंट। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या करेंगे, कमर्शियल वर्क के लिए, जब कंपनी क्या करेगी, कमर्शियल वर्क करेगी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब होएगा, जब बॉडी क्या करेगी, पॉलिटिकल फंक्शन करेगी। पॉलिटिकल फंक्शन जब वो लॉ वगैरह बनाएगी या उनको इम्प्लीमेंट करेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब उनको जज करेगा या उनको रेगुलेट करेगा जब वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम करेगी। ये दोनों सेपरेट फंक्शंस कर दिए थे इनके, जिनको क्या बोलता है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, देखिए दो चीज़ें अलग अलग होंगी ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल गवर्नमेंट। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, वही चीज बताई गई है, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं बना दी गई थी, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर, दस इट एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। थर्ड वन देखिए आप, it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and the military government,
और revenues of the British possession in India. It empowered board of control to supervise and direct the all operations civil and military. जो उनका पॉलिटिकल है, जैसे कि सिविल जो वो डिसीजन लेंगे, या कोई मिलिट्री या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, वो तो उनके लिए कौन करेगा, चेक उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा. Thus the act was significant for the two reason. ये एक्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए दो रीज़न है इसके. कौन से. सबसे पहले हम देखते हैं, कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. तो इस एक्ट में फर्स्ट टाइम क्या कहा गया कि जो एरिया, टेरिटरी मतलब कोई भी एरिया है, कोई भी जगह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली हुई है, ठीक है, अपने अंडर कर रखी है, तो उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. तो उसका मतलब क्या होगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उन्हीं की मानी जाएगी वो जगह. And secondly, British government was given supreme control over the company affairs and its administration in India. कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम आपको रेगुलेट करेंगे, तो इसके थ्रू पूरा ही कंट्रोल कर दिया कंपनी को उन्होंने, ठीक है, पूरा ही कंट्रोल दे दिया गया कंपनी का उन्हें. किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ये आपका 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखिए, एक्ट ऑफ 1786. इन 1786 जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे मतलब, ठीक है, उस टाइम पे 1786 में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी ये पोस्ट ले लूंगा गवर्नर जनरल की, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरी क्या करनी पड़ेंगी, दो कंडीशंस माननी पड़ेंगी. दो कंडीशंस कौन सी. ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन द स्पेशल केसेस. तो इन्होंने क्या कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो ही गवर्नर जनरल लेगी, गवर्नर जनरल लेगा, ठीक है. तो फिर वैसे ही तो इन्होंने क्या कहा कि जो डिसीजन आपकी जो काउंसिल देगी, ये डिसीजन मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है हर एक केसेस में. अगर कोई स्पेशल केस आएगा तो मैं मेरा डिसीजन खुद का दूंगा, ठीक है. ये कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. अगर आप ये एप्लीकेबल करते हैं, अगर आप ये लागू करेंगे, तभी मैं क्या करूंगा, आपकी जो ये गवर्नर जनरल मैं बनने के लिए तैयार हूँ. फिर सेकंड वन क्या कहता है ये, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन द चीफ. आपकी जो चीफ है उसका क्या बनेंगे, ये कमांडर बनेंगे, ये कहा था इन्होंने. तो इनको बना दिया गया. अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन. इसी चीज को लागू करने के लिए क्या आया था, एक्ट ऑफ 1786 आया था. नेक्स्ट आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793. देखिए, इस एक्ट के जो फीचर्स हैं वो देखिए. सॉरी, 1793. The features of this acts were as follows. It extended the overriding power given to the Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governor of presidencies. इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगी थी कि अगर मैं आपके गवर्नर जनरल की पोस्ट लूंगा, तो वो पावर किसको एप्लीकेबल होंगे, अगर आगे फ्यूचर में कोई भी गवर्नर बनेगा, गवर्नर जनरल बनेंगे, तो वो उनको भी मिलेगी, ठीक है. सेकंड वन, it gave the governor general more power and control over the government of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. जैसे कि मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था, जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे की और मद्रास की, किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी. तो वैसे ही जो गवर्नर जनरल, ये इसका मतलब है कि अगर जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अगर वो प्रेजेंट होता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है, अगर वो कहीं पे चले जाते हैं, जैसे बॉम्बे में चले गए या मद्रास में चले गए, तो उस टाइम पर सारी की सारी पावर किसको दे दी जाएंगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. जो वो कहेंगे वही लागू होएगा, ना कि उनकी मानी जाएगी. जो अलग से हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है या फिर मद्रास है, उनकी नहीं मानी जाएगी, तो उनका डिसीजन नहीं माना जाएगा. किसका डिसीजन माना जाएगा, वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का माना जाएगा. थर्ड वन, it extended the trade monopoly of the company in India for the next period of 20 years. जैसे मैंने आपको बताया था ये चार्टर होते हैं हर 20 साल के बाद आएगा. तो फर्स्ट किस में आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में. तो फिर 20 साल के बाद ये फिर से आया था 1793 में. इसने क्या किया, अगले नेक्स्ट 20 साल तक क्या कर दिया, इसको और बढ़ा दिया गया. फोर्थ वन, इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन द चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड.
तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कमांडर है चीफ का, वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का अनलेस वो क्या हो, अपॉइंटेड हो, तो नियुक्त किया गया हो। फिफ्थ वन, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसवर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी थी, जो क्या क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स देखती थी, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो उनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी होगी वो कहाँ से जाएगी, जो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो टैक्स दे रहे हैं उनको, जो रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको जो टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर से जो टैक्सेस दिए हैं उनके अंदर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी दी जाएगी। ये है आपका एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। और क्या है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया और सेपरेट किया गया जुडिशियल एंड रिवेन्यू फंक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या किया गया कि जो कोर्ट के जो सेपरेट कर दिए गए, कौन से, जो उसका जुडिशियल काम है और रिवेन्यू का जो काम है उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और हम इसमें क्या देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इसके फीचर्स कौन से हैं देखिए। इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंट्री इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन open to all the British merchants. However, it continued the monopoly of the company over the trade in tea and the trade with China. आप इससे पहले एक कंसेप्ट है वो देखिए। उस टाइम पर क्या हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, इनका क्या था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। तो इन्होंने क्या किया इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में, जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर क्या कर दिए, सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन क्या होते हैं कि आप टैक्सेस लगाते जाएंगे और बहुत सारे, और तो फिर उनका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है, आयात निर्यात जैसे आप हिंदी में बोलते हैं उसे, तो वो उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्या हम क्या देखते हैं, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी क्या थी, लेस होती जा रही थी, कम हो रही थी। तो इसी इफेक्ट को कम करने के लिए, अगर आपकी इकोनॉमी कम हो रही है, देखिए कोई पहले देखिए आपकी एक कंपनी है, या आपकी एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जा रही है, ये ट्रेड कर रही है, हमने क्या देखा था, इसके ऊपर क्या था, मोनोपोली थी कि आप सिर्फ एक सिंगल कंट्री है जो क्या करेगी, ट्रेड करेगी, सिर्फ एक कंट्री थी उस टाइम पे पहले। लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया, जब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या लगा, सैंक्शन लगा, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उनकी इकोनॉमी क्या होगी, कम होगी। तो इन्होंने क्या किया, और भी बाकी कंपनियों को, अदर कंपनी को भी क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया ट्रेड करने के लिए। ऐसा क्यों, जैसे देखिए कोई भी कंपनी है अगर बाहर ट्रेड करके आएगी, जो वो पैसा अपने अंदर ले, अपनी कंट्री के अंदर वापस लेके आएगी, तो वो क्या देगी, उसका कुछ हिस्सा क्या देगी, टैक्स में देगी उनकी गवर्नमेंट को। तो वैसे ही अगर देखिए, अगर कोई एक कंट्री टैक्स देगी तो वो कम होगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जाती थी, अब हम क्या करेंगे, और बाकी जो अदर भी कंपनी है हम उनको भी अलाउ करेंगे कि आप जाइए, आप भी जाइए इंडिया में क्या करिए, ट्रेड करिए। देखिए इसीलिए ये बोला गया है कि अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, जो पहले मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। अब और भी कंपनी जो आएंगी वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती हैं।
यही रीज़न था कि पहले ये मोनोपोली कभी नहीं हटी, लेकिन इसी एक्ट में ये मोनोपोली हटाई गई। क्योंकि किस लिए? क्योंकि नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम हो गया था उस टाइम पे, और उनके ऊपर क्या थे, हाई टैक्सेस लग रहे थे। देखिए, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। उनकी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनके ऊपर उनकी जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। सारी कंपनीज को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। हाउ एवर इट कॉन्टिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द ट्रेड इन द टी एंड द ट्रेड विद द चाइना। लेकिन मोनोपोली तो हटा दी, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों में छोड़ दी। कौन सी में? एक तो आप चाय का ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरी क्या, ट्रेड विद द चाइना, कि आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी चाय में, और जब आपको ट्रेड करना है चाइना के साथ। सेकेंड वन, it asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. It asserted sovereignty. Sovereignty क्या होता है? सॉरी, sovereignty का मतलब होता है sovereignty का मतलब क्या होता है आपका? कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कि मतलब जो सरकार है किसी कंट्री की, अगर वो सोवरेन है, अगर कोई बाहर की कंट्री आगे उसको कहे कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो वो गवर्नमेंट क्या है, वो नहीं मानेगी। कोई भी बाहर का कोई भी आएगा उसकी बातें नहीं मानेगी। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको आज़ादी है कुछ भी करने की। ठीक है, इसलिए वो क्या है, सोवरेन है। जो बाहर के डिसीजन है उसके ऊपर क्या है, बाइंडिंग नहीं है। वो अपनी कंट्री के लोगों के फायदे के लिए कोई भी डिसीजंस लागू कर सकते हैं। ये होता है आपका सोवर्निटी। देखिए, इट एजर्टेड द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। तो ऐसे ही जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो टेरिटरी थी उसके ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी थी वो इसमें एक्सेप्ट की गई। थर्ड वन, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन थे, जो ब्रिटिश थे, उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन था। तो उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आइए और लोगों को अंदर जागरूकता फैलाइए कि आप हमारे धर्म, ये हमारा धर्म का प्रचार करेंगे वहाँ पे। तो जिसको अच्छा लगे तो आप उसको धर्म में रिलीजन चेंज कर सकते हैं आप उनका। ठीक है, आगे देखिए। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territory in India. देखिए, हम क्या देखते हैं, ब्रिटिश जो थे इंग्लिश लॉ भी लेके आए थे ना अपने साथ साथ। तो उनके उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया के लोगों को भी देंगे। अगर उनको वही एजुकेशन देंगे जो लोग वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके लिए तो आसानी होगी ना। अगर कोई भी लॉ बना हुआ है, अगर हम उसी को समझाएंगे तो वो उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ वन, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन, कि आप उनके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, और कोई टैक्स नहीं देता है तो उनको क्या दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। अब क्या है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सॉरी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट को क्या बोला जाता है, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जैसे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये गुड फॉर कंट्रोल। अगर एक आदमी के हाथ में सारी पावर होंगी तो वो इजीली उसको क्या कर देगा, अच्छे से गवर्न कर सकता है ना। कोई भी डिसीजन वो अपना लेगा, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, अपने आप ही लागू कर देगा। उसे किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, जो सेंट्रलाइजेशन है वो किस लिए है, आसान है रूल करने के लिए। ठीक है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हर एक लोगों की समस्या को पता कर सकता है उसका, और वहाँ के लोगों को अगर उसकी समस्या पता होगी तो वो किस में काम आएगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हर जो लोग हैं उनका जो वेलफेयर हो जाएगा। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसके फीचर्स कर रहे हैं अब हम। देखिए,
It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and the military powers. Thus, Act created for the first time Governor of India having authority over the entire territory possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. इस एक्ट में क्या किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत का बना दिया गया। और जो सारी पावर थी, सिविल हो चाहे वो मिलिट्री पावर है, वो सारी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, गवर्नर ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर इंटायर टेरिटरी पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ये सब पर लागू होगा। जो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फिर सेकंड वन देखिए, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जो पहले मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया गया था, जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। तो इसमें क्या है, जो सारी जो पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, वो सारी छीन ली गई बॉम्बे की और मद्रास की। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। जो पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई कि पूरा जो इंडिया के अंदर जो है, जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो जो जगह है, जो जो उन्होंने छीनी गई हैं लड़ाई करके जो वॉर हुए थे, ठीक है, तो जो वो उनकी है, ठीक है, जो जगह है उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा, वही लॉ अप्लाई होगा जो किसने बनाया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने बनाया है। और इस एक्ट के थ्रू क्या हो गया, जो लॉज बनते थे, जो रेगुलेशंस आती थी, उनको क्या बोल दिया गया, एक्ट बोल दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो रेगुलेशंस होती थी उनको एक्ट बना दिया गया, वो कौन से एक्ट के थ्रू है, तो वो किसमें है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। थर्ड वन, it ended the activities of the East India Company as the commercial body, which became a purely administrative body. It provided that company territories in India were held its trust for His Majesty, his heirs and successor. इसमें क्या कहता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके दो काम होते थे, कमर्शियल होते थे और दूसरे कौन से होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो पहले वो ट्रेड के काम करती थी जो कंपनी, तो उनका वो ट्रेड वाला जो काम था वो हटा दिया गया, वो उसको पूरा क्या बना दिया गया, जो कंपनी थी उसको ये बना दिया गया कि अब आप यहाँ पे रूल करिए, आपका सारा जो पर्पस है वो क्या रह गया है, अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ठीक है, राज्य को वो करने के लिए। फोर्थ वन, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जैसे हम आज देखते हैं तो सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन होता है, तो सबके लिए क्या है, ओपन कंपटीशन है। तो इस एक्ट के अंदर आया था कि हमें क्या करना है, इंडियंस के लिए कंपटीशन को ओपन कर देना है। लेकिन जो ये जो डिमांड थी, इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, ओपोजिशन हो गया था किसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया था कि हमें इसको अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। This was the last series of the Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्ट आते थे वो किस में आते थे, हर 20 साल में आते थे। देखिए ये 1833 में आया हुआ है, फिर नेक्स्ट कब आया है, ये 1853 में आया है। देखिए आगे फीचर्स देखते हैं हम इस एक्ट के। इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम क्या हुआ आपका, इट्स सेपरेटेड फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है प्राइमरीली क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो फंक्शन किसके भी करती है, लेजिस्लेटिव भी करती है। जी मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बताया था जो काउंसिल बनी थी। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल। 6 मेंबर और ऐड कर दिए गए किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, जो वो मेंबर्स हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, इट एस्टैब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू एन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी, ठीक है, जो सेपरेट फंक्शन कर दिए थे ना उनके, लेजिस्लेटिव के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। आगे दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट। इसको ही क्या बोला जाता है, मिनी पार्लियामेंट। जैसे देखिए
हम आज देखते हैं जैसे पार्लियामेंट जो वर्क करती है उसका जो वर्क है वो सेपरेट है ना हमारी एग्जीक्यूटिव से, वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। इसलिए हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। हम क्या देखते हैं, हमारा जो संविधान बना हुआ है वो किसके ऊपर वर्क करता है, इसी के ऊपर करता है ना। इसके जो फाउंडेशन, इसके जो प्रोविज़न है वो किस में लाई करते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है उसमें। तो ऐसे ही जो कंसेप्ट आया था मिनी पार्लियामेंट का, ये क्या बनी, मिनी पार्लियामेंट बनी, और आज जो है वो हमारी पार्लियामेंट। सेकेंड वन, it introduced an open competition of the selection and recruitment of civil servants। सिविल सर्विसेज का जो पेपर था, ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया गया, मैकाले कमेटी बनी थी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसको क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया इंडियंस के लिए। जो पहले क्या था, मना कर दिया गया था ना, 1833 वाला जो एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया गया था, मना कर दिया था गया था। लेकिन ये 1853 वाला जो एक्ट है इसमें क्या कर दिया गया, उसको अलाउ कर दिया गया। थर्ड वन, it extended the company rule, allowed it to retain the possession of the Indian territories on the trust of British Crown। देखिए इसमें क्या किया गया, जो जो क्या था, ये आपका ब्रिटिश का जो पोजेशन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये इसके लिए क्या था, हर एक चार्टर देते ना वो कि अब आपका रूल क्या होगा, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए होगा। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि आपका जो, अब कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया। औरों में तो देते थे ना कि अब अगले 20 साल तक आप वर्क करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं ना कि सारा जो कंपनी रूल क्या है एंड होने वाला है, तभी तो उनको चार्टर अगले 20 ईयर्स के लिए नहीं दिया गया है इसके अंदर। फोर्थ वन, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी तो उसके अंदर क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियंस का। जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, 4 मेंबर्स उसमें से कौन से कहाँ से अपॉइंट किए गए थे, फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। ठीक है, ये हो गया आपका एक्ट ऑफ 1833। ये आपका कंपनी रूल क्या हो गया, एंड हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे, क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नोट्स वगैरह आपको कहाँ से मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ सजेशंस आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर पसंद नहीं आता है तो उसकी वजह बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।